हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। इसको कई बार हम बोलते हैं नव व्यवहार दृष्टिकोण, यानी कि ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। शुरू से बोलेंगे, बिल्कुल भी सही नहीं बोल रहे हो, शुरू से। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की, जिसको कि हम नगद व्यवहार दृष्टिकोण या ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहली वीडियो में तो हम आपको बताएंगे इसका बेसिक जो कंसेप्ट है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का, और साथ ही साथ इसका समीकरण भी बताएंगे। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से फिशर ने इसको संशोधित किया और इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो इसमें से यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, ठीक है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और भी तमाम तरीके के कोर्सेज हैं जो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो फ्रेंच अर्थशास्त्री रहे हैं जिनका नाम था जॉन वॉदी। इन्होंने सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया और इसका जो विकास है वो डेविड ह्यूम, जॉन लॉक आदि अर्थशास्त्रियों ने किया, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो इरविंग फिशर को जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन इरविंग फिशर ने नहीं किया था। हाँ, हालांकि इरविंग फिशर ने सबसे पहले समीकरण बताया था ट्रांजैक्शन अप्रोच का, जो कि काफी लोकप्रिय हुआ। तो 1911 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आप बुक का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इरविंग फिशर ने बताया था मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में, और जो दृष्टिकोण दिया उसको बोलते हैं हम नगद व्यवहार दृष्टिकोण और ट्रांजैक्शन अप्रोच। इसकी वजह यह है बच्चों, क्योंकि फिशर ने मुद्रा की जो मांग का कारण माना है वो है केवल ट्रांजैक्शन उद्देश्य, यानी कि मुद्रा फिशर के अनुसार मुद्रा केवल सौदों को निपटाने के लिए ही यूज की जाती है, उसका कोई और उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए इसको नगद व्यवहार दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है, इसका जो मूल विचार है वो क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। विचार यह है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घट जाएगा। यानी कि अगर हम मार्केट में ज्यादा मनी की सप्लाई आ जाए, ज्यादा मात्रा में मनी मार्केट में आ जाए, तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मुद्रा का मूल्य है वो आधा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए, मैं यहीं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए एक समोसे वाला 100 समोसे लेकर आता है, मैं यहां लिख देता हूं, समोसे लाता है और प्रत्येक समोसा जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी 1000 रुपए की बिक्री हो जाती है पर डे, और इसके लिए लोगों के पास भी 1000 रुपए ही हैं। मतलब लोगों के पास भी 1000 रुपए और उसके 1000 रुपए की बिक्री हो जाती है, यानी कि 100 समोसे उसके डेली के बिक जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी तरीके से जो नए नोट आते हैं, 1000 रुपए का एक नया नोट आया और यहां पे जो टोटल मनी हो गई वो 2000 हो गई, यानी कि अब जो समोसे की मांग है वो हो गई 200 समोसे की मांग, लेकिन जो पूर्ति है, उपलब्ध पूर्ति है, वो केवल अभी 100 समोसे की है। यानी कि इस स्थिति में क्योंकि ज्यादा मात्रा में समोसे मार्केट में आ गए जिसकी वजह से मांग बढ़ गई, लेकिन समोसे वाला अभी भी 100 समोसे लेकर आ रहा है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, यानी कि इसके पास अब और समोसे बनाने की क्षमता नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि करेगा और कीमत बढ़ाकर कर देगा सीधा 20 रुपए। तो बच्चों इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, यानी कि मुद्रा का मात्रा में वृद्धि से कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ गया। यानी कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा को दुगना किया, कीमत स्तर भी दुगना हो गया और मुद्रा का मूल्य जो है वो आधा हो गया। मुद्रा का मूल्य का मतलब क्या है वो भी हम समझा देते हैं बच्चों। मुद्रा का मूल्य का मतलब है 1/P। इसका मतलब पहले आप 10 रुपए का जब समोसा था तो 1 रुपए में आप 1/10 समोसा खरीद पा रहे थे, और जैसे ही 1/20 हुआ, मतलब ये जो कीमत 20 हुई, तो आप 1/20 समोसे खरीद पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई, कीमतें बढ़ गई, लेकिन जो वैल्यू है मनी की, यानी कि जो वस्तु खरीदने की शक्ति है मुद्रा की, वो घट गई। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं ये रिमूव कर देता हूं।
हाँ, क्योंकि डायग्राम इस जगह बनाना है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। तो यहां पे मैं कीमत स्तर का डायग्राम बना देता हूं बच्चों। मान लीजिए ये हमारी मुद्रा की मात्रा थी जिसको हम M0 बोल रहे हैं, और मान लीजिए कीमत स्तर ये था P0, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल में रहेगा इसको हम, हाँ, क्योंकि अनुपातिक संबंध है ना इसलिए। तो ये हमारा पॉइंट है ए, बाद में बनाना चाहिए था वैसे तो। अब मान लीजिए मुद्रा की मात्रा जो है वो दुगनी हो गई, यानी कि मुद्रा की मात्रा बढ़कर M1 हो गई, तो उसी अनुपात में जो कीमत स्तर है, यानी कि उसी परसेंटेज में, उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। तो ये जो P है ये फंक्शन है किसका? मनी सप्लाई का, यानी कि कीमत बढ़ने से आप देख पा रहे हो कीमत, मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमत स्तर भी बढ़ गया है, यानी कि यही बताने की कोशिश की जा रही है। मुद्रा का मूल्य घट जाता है। देखिए मुद्रा का मूल्य को हम 1/P से डिनोट करते हैं। मान लीजिए 1/P0 ये वाला था, और ये हमारा है M0, ठीक है। अगर मान लीजिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है M1, तो कीमत स्तर उसी अनुपात में घट जाएगा, और ये जो है ये कहलाएगा 1/P इज द फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कीमत स्तर भी मुद्रा की मात्रा से निर्भर करता है, और मुद्रा की मूल्य भी जो है वो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि दोनों ही के दोनों मुद्रा पर निर्भर करते हैं, मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जिसको क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। मुद्रा का मूल्य बच्चों यहाँ पे भी हमने समझाया हुआ है। मुद्रा का मूल्य से आशय वस्तु के उस मुद्रा से है जिसे एक इकाई द्वार के बदले खरीदा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर एक समोसा 1 रुपए का तो 1/10 लिखेंगे, अगर समोसा 20 रुपए का तो 1/20 लिखेंगे। इसका मतलब मुद्रा की 1 इकाई से आप 1/20 समोसे खरीद सकते हो। इसका मतलब समोसे का 1/20वां हिस्सा ही आपको 1 रुपए में मिलेगा। ये होता है मुद्रा का मूल्य। ये क्रय शक्ति को भी बताता है। तो कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे रुपए की वैल्यू जो है वो घट जाती है। जैसे पुराने ज़माने में हमारी दादी कहती थी कि जो देसी घी है वो 100 रुपये में, अब 10 रुपये में आ जाया करता था। आज की डेट में 10 रुपये में तो कोई घी सूंघने के लिए भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी है ना। आज की डेट में कोई 400-500 रुपये में है। तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे 1 रुपये की जो वैल्यू है वो घट जाती है। ये हमें इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने के नाते आपको समझ में आनी ही चाहिए। तो बच्चों एक बार कंसेंट को दोबारा समझ लेते हैं। इन्होंने अनुपातिक संबंध का मतलब क्या है? अनुपातिक देखिए, संबंध प्रत्यक्ष है ये तो ठीक है, पर अनुपातिक संबंध का मतलब है कि अगर ये दुगना होता है तो ये भी दुगना हो जाएगा। ये होता है अनुपातिक संबंध का मतलब। और इसका मतलब ये अगर दुगना होता है तो ये आधा रह जाएगा। ये हमें समझना है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में। तो बच्चों इसके लिए मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने के लिए फिशर ने एक समीकरण यूज किया जिसको विनिमय सौदों का समीकरण कहते हैं। तो बच्चों समीकरण को अच्छी तरीके से समझें। इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला P एक निष्क्रिय कारक है, यानी कि अन्य कारणों का प्रभाव तो P पर पड़ेगा लेकिन P किसी अन्य कारणों को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि इन्होंने मान लिया है कि कीमत स्तर जो है वो और चीजों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि और चीजें जो हैं वो कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बच्चों अल्पकाल में T, मैं यहाँ पे T का मतलब लिख दिया है सौदों की मात्रा, जिसे कई सारी बुक्स में Y भी लिखा हुआ है, और V का मतलब है मुद्रा का चलन वेग। मैं इसका बारे में भी बता देता हूँ। T का मतलब सौदों की मात्रा, यानी कि आप GDP कह सकते हो, आप उत्पादन कह सकते हो, आप सौदों की मात्रा कह सकते हो। और मुद्रा का चलन वेग का मतलब है मुद्रा कितने लोगों के हाथों में गुजरी। क्योंकि आज आपके पास जो 500 रुपए का नोट है वो कल आपका नहीं था, ठीक है, और न कल आपका होगा। इसका मतलब ये तो गीता का उपदेश हो गया। तो इसका मतलब बेसिकली बात यह है कि मुद्रा के 3 चलन वेग हो गए। आपने किसी से लिया, ठीक है, उसके पास किसी के पास आया, आपने उससे लिया और आपने किसी और को दिया, तो 3 जगह काम करेगा। यानी कि 500 रुपए का नोट जो है वो 1500 रुपए के बराबर के सौदे कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा। तो अल्पकाल में जो T है सौदों की मात्रा, जो कि डिपेंड करता है तकनीक पर, उत्पादन की विधि पर, साधनों पर, और V जो कि डिपेंड करता है जनसंख्या पर, वो सब के सब अल्पकाल में स्थिर माने गए हैं। इसके अलावा बच्चों उन्होंने साख मुद्रा यानी कि बैंक मुद्रा का भी यूज किया, और ये माना कि जो मुद्रा है M और जो M1 है साख मुद्रा, इसका जो अनुपात है वो फिक्स रहता है। इसके अलावा बच्चों अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। तो समीकरण के द्वारा उन्होंने क्या सिद्ध करने की कोशिश की? समीकरण के द्वारा उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि मुद्रा की मात्रा दुगनी होने पर कीमत स्तर दुगना हो जाएगा
और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। तो इसी समीकरण को बच्चों मैं आपको बहुत आराम से प्यार प्यार से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले समझना है मुद्रा की मात्रा। m का मतलब मुद्रा की मात्रा है, v का मतलब मुद्रा का चलन वेग है। तो ये हम m को v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाएगी मुद्रा की पूर्ति। और मुद्रा की मांग कैसे लिखेंगे? मुद्रा की मांग का मतलब है pt। बच्चों मैं आपको फिर से बता देता हूं, कई बुक्स में ये y मिलेगा, कई बुक्स में ये q मिलेगा। ठीक है, बात वही है, t लिख देते हैं, q लिख दो, y लिख दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो मुद्रा का m है वो क्या होगा? pt। ठीक है, या आप कह सकते हो सॉरी कीमत स्तर क्या होगा? p इक्वल टू mv अपॉन t। तो हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक मान लेते हैं, माना m की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1000 रख लेते हैं, v को मान लेते हैं 5 और t को मान लेते हैं 100। तो इस केस में कीमत स्तर कैसे लिख लेगा? भाई सिंपल है, 1000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। तो इसका मतलब आपको देखिए ये आंसर जो है प्राइस का लेवल वो 50 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्राइस जो है वो 50 रुपये आ गया। अब मूल तत्व क्या है? अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें, मुद्रा की मात्रा को 2 गुना कर दें, और इसके अलावा जो v है और जो t है जैसे यहां पे लिखा हुआ है वो स्थिर रहे, तो p दुगना हो जाएगा। ये इस सिद्धांत का मूल विचार है। ठीक है, मूल विचार तो यही है कि अगर हम v और t को स्थिर रख लें और p को दुगना कर दें तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। ये मूल विचार है बच्चों। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू करके देखें। मान लीजिए p की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम केवल m को दुगना कर देते हैं। m को दुगना करने का मतलब 1000 से 2000 कर देते हैं, जबकि v और t को स्थिर मान रखा है। तो आप पाओगे कि जो कीमत स्तर है वो 100 रुपये हो गया। इसका मतलब पहले जो मुद्रा का मूल्य था 1/50, अब मुद्रा का मूल्य 1/100 हो जाएगा। क्योंकि बेसिक समीकरण तो यही है बच्चों कि कीमत स्तर दुगना करने से, सॉरी मुद्रा की मात्रा दुगना करने से जो कीमत स्तर है वो भी दुगना हो चुका है। तो बच्चों ये है पूरी की पूरी थ्योरी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की। हालांकि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की गई कि इसमें बैंक मुद्रा और साख मुद्रा, ठीक है सॉरी बैंक साख मुद्रा और साख मुद्रा का चलन वेग दोनों को शामिल नहीं किया गया। बाद में फिशर ने अपना एक संशोधित समीकरण बनाया, तो उसके बारे में बच्चों अगली वीडियो में आप बच्चों को समझाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी आलोचनाएं हैं जो फिशर के इस सिद्धांत की गई। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल।